वो नीचे ही होगा। यादव जी। नमस्कार साथियों, जो भी साथी अभी इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, 75 साल हो गए इस मुल्क को स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, लेकिन स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता के आंदोलन के सिपाहियों ने, हमारे नेताओं ने जो सपने देखे थे उसका क्या हुआ? स्वतंत्रता के 75 सालों के बाद आज हम लोग कहां पर खड़े हैं और आने वाले दिनों का रास्ता क्या हो सकता है? ऐसे कुछ मुद्दों पर मैं आपके साथ बात करना चाहता था। बहुत दिन से फेसबुक लाइव भी नहीं किया था, लेकिन आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं राजस्थान के जालोर में जो 9 साल के इंद्र मेघवाल नाम के दलित समाज के बच्चे की जो मौत हुई, एक प्रकार से कहिए कि हत्या ही हुई। एक मासूम बच्चा जो एक जगह पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है और उसका टीचर उसको उतना मारता है, इतना उसको पीटता है, उस मासूम 9 साल के बच्चे को, कि कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। हम तमाम लोग उसके माँ बाप को, उसके परिवार को, लोगों को अपनी श्रद्धांजलि तो पेश करते ही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसको न्याय मिले। एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। राजस्थान सरकार ने 9 लाख के करीब का कॉम्पेंसेशन भी दिया है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। सवाल ये हो रहा है कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बावजूद भी इस मुल्क के आदिवासी, मुसलमान, ओबीसी, दलित, इन वंचित शोषित तबकों को जस्टिस, न्याय कब मिलेगा? जालोर के इस मामले में यह कहा जा रहा है कि शायद इस बच्चे ने एक मटके में से पानी पीने की जरूरत की और वो उसके तथाकथित सवर्ण समुदाय के टीचर को पसंद नहीं आया और उस कारण उसने बच्चे की पिटाई की और बच्चे की हत्या हो गई। कोई दूसरी भी थ्योरी कह रहा है कि मामला कोई और था। मामला जो भी हो, 9 साल के इस दलित समाज के बच्चे को, या मैं कहूंगा किसी भी बच्चे को, कोई टीचर इस कदर पीटे कि उसकी मौत हो जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस स्वतंत्र भारत में, इस आजाद मुल्क में कुछ नहीं हो सकती। और ये वाकया, ये जो घटना घटी है, वो दोबारा इस सवाल को खड़ा करता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम तमाम लोग जातिवाद से दलितों को मुक्ति दिलाने में कहीं ना कहीं फैल गए हैं, पूर्ण रूप से विफल गए हैं। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि न केवल इस बच्चे को न्याय मिले, टीचर के खिलाफ तो पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर भी हुआ है, कसूरवार टीचर की जो अभियुक्त थे उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, 9 लाख का कॉम्पेंसेशन भी मिला है, लेकिन
और 25-30 लाख का कॉम्पेंसेशन मिले, दोबारा किसी भी टीचर, किसी भी व्यक्ति की, दलित समुदाय के किसी भी बच्चे या बुजुर्ग के साथ इस प्रकार की हरकत करने की हिम्मत पैदा न हो। पुख्ता जांच हो, हर संभव तरीके से न्याय मिले, हो सके तो इस परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। मैं जिस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूं वहां पर उन्हीं की सरकार है, बावजूद उसके मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि जालोर में पिछले कुछ दिनों के दौरान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये बच्चे की मौत हुई और उसके पहले, कुछ दिन पहले, जालोर के ही सुंधा माता रोड पर बाला हनुमान नाम के एक मंदिर में दलित समुदाय के एक महंत, जिनका नाम था रविनाथ, वो वहां 30-35 साल से उस मंदिर में एक महंत के तौर पे अपनी सेवा दे रहे थे। हजारों की तादाद में उनके भक्त थे। गुजरात, राजस्थान और दूसरे राज्यों से भी कुछ लोग उनके दर्शनों के लिए आते थे। लेकिन भाजपा के एक विधायक के साथ मंदिर और मंदिर की बगल की जमीन के एक विवाद के कारण लगातार उनको टॉर्चर किया जा रहा था और आखिरकार या तो उनकी हत्या कर दी गई या उन्होंने सुसाइड किया। सूत्रों के हवाले से जो सूचना मिली है वो ये कहती है कि शायद उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है जो पुलिस के पास है। उस मामले में एफआईआर हुई, भाजपा के विधायक का उसमें नाम भी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं मांग करता हूं कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। शायद जोधपुर की क्राइम ब्रांच को पूरे मामले की जांच दी गई है। तो जालोर में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, दिल दहला देने वाली है। 9 साल के बच्चे की मौत और साथ साथ ये दलित समुदाय के महंत की लाश पेड़ से लटक कर मिलना, उनकी आत्महत्या करना, ये बहुत ही संगीन मामले है। गुजरात में हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी 2016-17 में। उस यात्रा की पुलिस परमिशन नहीं थी, उसको कारण बताकर नॉर्थ गुजरात के, उत्तर गुजरात के महसाणा टाउन की कोर्ट ने मुझको 3 महीने की सजा सुनवाई है। 3 महीने की मुझे कैद हुई है और उस मामले में मैं जमानत पर बाहर हूँ, लेकिन उसकी जमानत की बेल की कंडीशन ऐसी डाली गई है कि मैं बिना कोर्ट की परमिशन से गुजरात नहीं छोड़ सकता, वरना मैं डेफिनेटली अब तक मैं जालोर पहुंचा होता। लेकिन गुजरात के, राजस्थान के दूसरे जो भी साथी है, दलित समुदाय, दलित संगठन के जो भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे, इस मुद्दे पे लड़ रहे, मैं तमाम साथियों को मैं जय भीम कहना चाहता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहता हूँ। मेरी भी पूरी संवेदना प्रकट करता हूँ, न केवल संवेदना प्रकट करता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं मांग करता हूँ कि इस मामले की, दोनों मामले की पुख्ता जांच होनी चाहिए। साथ साथ हम तमाम लोगों को साथ में मिलकर ये सोचना चाहिए कि कब तक इस मुल्क में छुआछूत जिंदा रहेगा। स्वतंत्रता के 75 साल हो गए। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, देश के हर एक कोने में आज भी जातिवाद कायम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक हर रोज 2 दलितों की हत्या होती है, 4 दलित बहनों के बलात्कार होते हैं, हर 18 मिनट पे एक अत्याचार की, एट्रोसिटी की घटना दलित समुदाय के लोगों के साथ होती है। तो इस मुल्क के आदिवासियों को, दलितों को जाति के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, जो उत्पीड़न होता है, अत्याचार और अन्याय सहन करना पड़ता है, उससे कब मुक्ति मिलेगी? 75 साल के बावजूद भी इस मुल्क का आदिवासी, महिला और दलित वो एक प्रकार से गुलाम ही है। उनको स्वतंत्रता नहीं मिली। जब तक इस मुल्क में से पूर्ण रूप से जातिवाद खत्म न हो, पूरी जाति व्यवस्था खत्म न हो, एक भी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मरना न पड़े, एक भी सफाई कर्मी को मैला उठाना न पड़े, एक भी इंसान को, दलित समुदाय के, आदिवासी समुदाय के एक भी व्यक्ति को
अत्याचार, अन्याय या छुआछूत का शिकार बनना न पड़े, तब तक हम नहीं कह सकते कि मुल्क आजाद हुआ है। आज भी इस मुल्क में स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना आजाद हो, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर हो, रामास्वामी पेरियार हो, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक बिस्किल, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, इन तमाम लोगों का एक सपना था और उस सपने को एक प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के रूप में पूरे मुल्क के सामने पेश किया, प्रस्तुत किया। लेकिन स्वतंत्रता के इतने दशकों के बावजूद भी आज इस मुल्क में करीब करीब 30 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। स्वतंत्रता के इतने दशकों के बावजूद भी इस मुल्क में करीब करीब 18 से 20 करोड़ लोगों के सर के ऊपर शेल्टर नहीं है, मकान नहीं है, आशियाना नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। देश में 100 में से 40-45 बच्चे या तो वो दलित के हो गए, आदिवासी हो गए या ओबीसी हो गए, आज भी कुपोषण का शिकार है। आज भी शहरों में 10 लाख लोगों के बीच में 310 ही अस्पताल में बेड है और गांव में 10 लाख लोगों के बीच में केवल 45 बेड है। आज भी जैसा कि मैंने बताया, हर रोज 2 दलितों की हत्या, 4 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं। हर रोज दलितों को सफाई काम करने के चलते गटर में उतरना पड़ता है और गटर में उतरकर उनकी मौत होती है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम तमाम भारतवासियों को, देशवासियों को गौर फरमाना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सारे लोग तिरंगा लेकर निकलो, घर घर तिरंगा लहराओ। तिरंगा आपके, हमारे इस मुल्क के हर एक व्यक्ति के दिल में है। हम सभी के दिल में तिरंगा है। हम सभी लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तिरंगे का सम्मान करने का मतलब यह भी है कि इस मुल्क के संविधान को सम्मान किया जाए। स्वतंत्रता के आंदोलन के सिपाहियों के जो सपने थे उसको साकार किया जाए। जो 18-20 करोड़ लोगों के सर के ऊपर शेल्टर नहीं, जिनके पास मकान नहीं, वो कहां तिरंगा लहराएंगे? वो कहां जाकर तिरंगा लहराएंगे? क्या मोदी जी ने, क्या हमारी सरकार ने इसके बारे में कभी सोचा है? अभी मैं कहीं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, भाजपा के कुछ लोग कह रहे थे, मैं इस फेसबुक लाइव को थोड़ा नॉन पॉलिटिकल और सोशल ज़्यादा रखना चाहता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि उन मकानों को, उन घरों को, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो तिरंगा नहीं लहरा रहे। लेकिन जिनके पास तो मकान ही नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? इस बात को हमारी सरकार को, मोदी जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। अगर दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती और मोदी जी की तरह कोई नेता तिरंगे से अपना मुंह पोंछता हुआ पाया जाता, मोदी जी का भी बीच में एक फोटो आया था, शायद वीडियो भी था, जिसमें वो पाए जा रहे कि वो तिरंगे से अपना मुंह पोंछ रहे हैं। दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता तो उसको राष्ट्रद्रोही बोलकर, तिरंगा का अपमान किया ऐसा कहकर उसके खिलाफ मुकदमा किया होता और शायद मेरी तरह उसको भी आसाम लेके गए होते, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए होते। लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी के लोग आपको, हमको, सबको नसीहत दे रहे हैं कि हर घर तिरंगा लहराओ, उनकी सच्चाई ये है कि यही आरएसएस के लोग 52 साल तक खुद तिरंगा नहीं लहराए हैं, कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किए हैं। यहां तक कि गोलरकर और सावरकर और आरएसएस के दूसरे विचारक और आइडियोलॉग्स खुलकर तिरंगे के खिलाफ लिखे हुए हैं। गोलरकर जी ने तो यहां तक कहा कि 3 रंगों का ये तिरंगा अशुभ है, उससे खराब मनोवैज्ञानिक असर पैदा होगा। मतलब कि आरएसएस के लोगों ने न केवल तिरंगा नहीं लहराया, तिरंगा तो नहीं ही लहराया, लेकिन साथ साथ तिरंगे को अशुभ कहा। यह कहा कि उससे खराब मनोवैज्ञानिक असर पैदा होगी। और अब ये लोग तिरंगे का सम्मान करने के लिए निकले हैं। और ये कहां लिखा? आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा है।
मोदी जी या भाजपा और आरएसएस के किसी भी नेता का एक वीडियो या फोटो आरएसएस के हेडक्वार्टर में उन्होंने कभी तिरंगा लहराया हो, ऐसा कोई एक फोटो लाकर दिखलाए, एक वीडियो लाकर दिखलाए। आपको कभी ऐसा वीडियो या फोटो देखने को नहीं मिला होगा, आज भी नहीं मिलेगा। अभी सारे विपक्षी दल और मीडिया और आपके हमारे जैसे लोगों के दबाव के बाद ही आरएसएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपना डीपी जहां भगवा लहराता था उसको बदलकर अभी तिरंगा किया है, 2 दिन पहले या शायद कल, और आज या कल की बात है। डीपी बदलने को तैयार भी नहीं थे। तो जो लोग 50-52 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं किए, तिरंगे को अशुभ बताया, ये कहा कि उससे खराब मनोवैज्ञानिक असर पैदा होगा, उस आरएसएस को हमको पहचानना होगा। गुजरात के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, अखंड भारत के शिल्पी, इतने दिग्गज नेता, गांधी जी की हत्या के बाद जब उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन कर दिया तब बहुत बड़ा विवाद हुआ था। एक लंबे अरसे तक वो बैन बरकरार रहा, लेकिन फिर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बैन हटाया तो बैन हटाने के वक्त कुछ कंडीशंस रखी थी। कंडीशन ये रखी थी कि आप आरएसएस के लोगों को राष्ट्र ध्वज का, तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा। यदि तिरंगे का सम्मान नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। मतलब कि सचमुच ये लोग तिरंगे का सम्मान 50 साल तक नहीं कर रहे थे। आज साथियों मैं मानता हूं कि तिरंगे का सम्मान करने का मतलब यह है कि एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की कल्पना की जाए जिसमें छुआछूत न हो, किसी भी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मरना न पड़े, किसी भी दलित, आदिवासी, मजदूर या महिला के ऊपर किसी किस्म का, किसी भी प्रकार का शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय न हो, एक भी बच्चा इस मुल्क में कुपोषित न रहे, एक भी ऐसा इंसान न रहे जिसके सर के ऊपर शेल्टर न हो। आज बेरोजगारी और महंगाई उसकी चरम सीमा पर पहुंच गए। 30 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, 30 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 8 साल हो गए, अब तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। 16 करोड़ का 10% होता है 1.6 करोड़, उसका 1% होता है 16 लाख। कहां 16 करोड़ का प्रॉमिस और कहां 16 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। तो यह पूरा फ्रॉड हुआ इस मुल्क के बेरोजगार युवा लोगों के साथ। 8 साल में वो चाहते तो और कुछ नहीं, 16 करोड़ रोजगार ना दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मुल्क के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी सरकारी एकम है, वहां कम से कम 27-28 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए। इन तमाम पदों में सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। मैं गुजरात से हूं, जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में भी लाखों की तादाद में सरकारी पद खाली पड़े हुए। इन सरकारी पदों को भी भरा जा सकता है। हर एक स्टेट के अंदर जो मनरेगा की योजना है, मनरेगा की योजना 100 दिन की है, उसको हम चाहे तो 150, 200 या 250, 300 दिन कर सकते हैं। उसमें जो 230 रुपये के करीब वेतन मिलता है उसको 300 रुपये तक लेके जा सकते हैं। मनरेगा की योजना को शहरों में भी हम लोग लागू कर सकते हैं। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके पास थोड़े इनोवेटिव, क्रिएटिव किस्म के स्टार्टअप है, उनको प्रमोट किया जा सकता है। उनको कैश क्रेडिट और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करके उस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण किया जा सकता है कि रोजगार खड़े हो। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मंदिर और मस्जिद के ऊपर बात करना चाहती है, हिंदू और मुसलमान के ऊपर बात करना चाहती है, बेरोजगारी और महंगाई के सवाल के ऊपर बात नहीं करना चाहती। आज मैं गुजरात में मेरे विधानसभा के क्षेत्र में और दूसरे जहां पर भी जाता हूं, मैं बहुत बार मैं बहनों की कंडीशंस के बारे में सोचता हूं। आज इतनी भयंकर बेरोजगारी, इतनी भयंकर महंगाई, बहुत लाखों करोड़ों लोग जिनकी मंथली इनकम 8,000 10,000 भी नहीं है, ये लोग कैसे जीते होंगे? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बच्चों की फीस, दवाई का खर्च, ये लोग कैसे सरवाइव करते होंगे? उनके पास सर के ऊपर शेल्टर नहीं है। 8-10 हजार लोग में
सूरत में, बड़ौदा में, बम्बई में, दिल्ली में, नागपुर में, पुणे में, त्रिवेंद्रम में, बेंगलोर में, चेन्नई में जो लोग चॉल्स में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, 3-4 हज़ार का किराया वहाँ होता है शहरों में, वो कैसे उसकी भरपाई करेंगे? वो किराया दे पाए उतनी भी उनकी कंडीशन नहीं होगी। तो स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी मैं मानता हूं सारी पॉलिटिकल पार्टी, तमाम विपक्षी दल, आपको, हमको, सबको ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मंदिर और मस्जिद के ऊपर बात नहीं करेंगे। धर्म व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है। जिसको राम में मानना वो राम में माने, जिसको रहीम में मानना है वो रहीम में माने, जिसको गौतम बुद्ध में मानना है वो बुद्ध में माने, जिसको रविदास और कबीर में मानना है वो कबीर में माने। भगत सिंह की तरह जो नास्तिक रहना चाहता है वो नास्तिक रहे। लेकिन हमें फोकस करना चाहिए बतौर राष्ट्र शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, गवर्नेंस, रोजगार, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस प्रकार से इंप्रूव हो, एक भी किसान को सुसाइड करना ना पड़े, एक भी किसान को, उस प्रकार की व्यवस्था कैसे खड़ी करें, लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार कैसे हम लोग खड़े कर पाए, एक भी व्यक्ति के ऊपर, भारत के एक भी नागरिक ऐसा न बचे जिसके सर के ऊपर शेल्टर न हो, एक भी बच्चा कुपोषित न रहे। इस प्रकार के राष्ट्र का यदि हम लोग निर्माण कर पाए तब मैं मानूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बना। तब मैं मानूंगा, तब हम तमाम भारतवासी मानेंगे कि स्वतंत्रता के, इस आज़ादी के कुछ मायने हैं। जो सफाई कर्मी गटर में उतरकर मैला ढोने के लिए मजबूर है, उसके लिए इस आज़ादी का क्या मतलब है? जो बच्चा कुपोषित है, उसके लिए इस आज़ादी के क्या मायने हैं? जो मजदूर जिसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, कोई कंस्ट्रक्शन की साइड पे चढ़कर 250, 300, 350 रुपये के लिए गिरकर मर जाता है, उसके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? जो मजदूर ईंटों के भट्ठों में है, केमिकल की फैक्ट्री में 12, 14 घंटा, 16 घंटा काम करता है, जिसके फेफड़े नीले और पीले पड़ गए, जो कैंसर का शिकार बनता है, इस मजदूर के लिए इस मुल्क में इस आज़ादी के क्या मायने हैं? जब तक मैं मानता हूं कि एक भी मजदूर शोषण से मुक्त न हो, तब तक किसी भी मुल्क की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। मुल्क आज़ाद तो है, लेकिन इस आज़ाद मुल्क में जो भी गुलामी बची है, उस तमाम स्वरूप की, तमाम किस्म की गुलामी को ख़त्म करना है। बोलने की भी आज़ादी होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से आसाम पुलिस ने गुजरात आकर 2500 किलोमीटर मुझे दूर लेकर मेरी गिरफ्तारी की, उसी प्रकार जो भी एक्टिविस्ट है, पत्रकार है, आंदोलनकारी है, लड़ने वाले लोग हैं, विपक्षी दलों के नेता है, उन तमाम के पीछे सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो, इनकम टैक्स को पीछे लगा दो। बोलने की आज़ादी भी छीन रही है सरकार, तो इसके खिलाफ भी हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। स्वतंत्र मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान ने आपको, हमको सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो पत्रकार की बात अधिकार है, आम इंसान का भी अधिकार है। हम सब लोगों को मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, और हर किस्म में, हर स्वरूप में हम लोग इस मुल्क के संविधान को बचाएंगे। आरएसएस के लोगों ने इस मुल्क के संविधान के ऊपर हमला कर दिया है, हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला कर दिया है। तो हम तमाम भारतवासियों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर हमारे संविधान को बचाना है, और शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के सवाल के ऊपर ही फोकस करना है। इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, उस उम्मीद के साथ कि न केवल 9 साल के बच्चे इंद्र मेघवाल को न्याय मिले, न केवल दलित समुदाय की उस महंत को न्याय मिले जिसको भाजपा के, राजस्थान के जालोर के विधायक के दबाव के चलते सुसाइड करना पड़ा, लेकिन इस मुल्क के तभी सभी भारतवासियों को इंसाफ मिले, अब चाहे किसी भी जाति और धर्म से हो। तमाम बेरोजगार साथियों को रोजगार मिले, हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा मिले। यही मैं स्वतंत्रता के 75वें इस साल पर, इस पर्व पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सेलिब्रेट करने के लिए भी इस मुल्क में बहुत है, लेकिन इस मुल्क में जो भी गुलामी बची है, उस गुलामी के खिलाफ हम लोगों को
पुरजोश होकर बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, थोड़ा इंकलाब खड़ा करना पड़ेगा। मैंने जैसे कि बताया, बेरोजगारी और महंगाई का सवाल गुजरते हुए वक्त के साथ, गुजरते हुए हर दिन के साथ बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। गुजरात मॉडल की पूरे देश और दुनिया में बड़ी बातें हुई, लेकिन इस गुजरात में भी 100 में से 45% बच्चे आज भी कुपोषित हैं। दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही परिस्थिति होगी। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे कुपोषण से मुक्त हो, उस प्रकार के भारत का शहीद आजम भगत सिंह ने, मौलाना आज़ाद ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था, राइट। तो उस प्रकार के मुल्क का निर्माण होगा, उस उम्मीद के साथ फिर से और एक बार ये जो दिल दहलाने वाली जो घटना हुई उसके कारण मैं खुशी खुशी शुभकामनाएं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन उम्मीद करेंगे उस पीड़ित परिवार को, उस बच्चे को न्याय मिले और दोबारा कहीं पर इस प्रकार की घटना ना घटे और एक बेहतर मुल्क बने, सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिले। उतना आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं गुजरात से हूं, पूरे देश में जाता हूं, पूरे देश में घूमकर लड़ता हूं। मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरे विधानसभा के लोग, मेरे गुजरात के लोग, मेरे देश के लोग कभी भी मेरा संपर्क कर सकते हैं। इस फेसबुक लाइव में जो भी साथी जुड़े हैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा। आप अपनी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। मेरे लिए कोई सुझाव हो, कुछ काम हो तो तुरंत मुझे इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बेल कंडीशन के कारण मैं जालोर नहीं जा पाया, लेकिन जो भी लोग जालोर पहुंच सकते वो पहुंचे। पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए कि हर कीमत पर इंद्र मेघवाल को न्याय मिले और दूसरे किसी भी इंद्र मेघवाल की इस प्रकार से मौत न हो। यही मैं उम्मीद करता हूं और साथ में मिलकर हम तमाम लोग लड़ेंगे इस मुल्क के लोकतंत्र को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे जो भी हमारे स्वतंत्रता के सेनानी थे, उन तमाम साथियों के सपनों को हम लोग साथ में मिलकर साकार करेंगे। यही इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। तिरंगा हमारे दिलों में है। जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि आपका सीना 56 इंच का है, आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा राष्ट्र प्रेमी हूं। चीन भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर चुका है। हमारी जमीन पर चीन का गैर कानूनी कब्जा है। वो जो हिस्सा है, सचमुच मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हो, वहां जाकर आप तिरंगा लहराइए। ये भी मैं आपको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं। तिरंगा हम सभी के दिल में है, लेकिन जिन 18-20 करोड़ लोगों के ऊपर शेल्टर नहीं, उन तमाम लोगों को शेल्टर मिले और उन घरों पे, उन मकानों के ऊपर, उन घरों के ऊपर अगले स्वतंत्रता दिन तक हम लोग तिरंगा लहरा पाए। इस उम्मीद के साथ आप तमाम साथियों का खूब खूब शुक्रिया अदा। धन्यवाद।